Hello everyone, this is Nishu Sehgal and I welcome you all to Biology Point, the one short place to cater all your biology needs. आप सब लोग क्लास 8 से क्लास 9 में आ चुके हैं एंड आई नो कि जब बच्चा क्लास 8 से क्लास 9 में आता है उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन साइंस को देख के आता है कि 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साथ कैसे मैनेज करेंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर ये बच्चे तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन बायोलॉजी की चिंता करने की तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर टू मेक योर ऑल डाउट्स एंड ऑल कंसेप्ट्स अबाउट बायोलॉजी क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड्स। इस हर वीडियो के एंड में आई मेक श्योर कि जितना भी हमने इस वीडियो में कवर किया है वो आप सब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ टाइम के लिए याद रखें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं लेकिन उसको साथ में मस्ती मजाक करके अगर हम कोई चीज समझते हैं तो वो चीज लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रह जाती है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। अब सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। मुझसे पढ़ने का 2 रूल्स हैं। एक रूल तो ये है कि आप सारी वीडियोस को अच्छे से फॉलो करेंगे, ध्यान आपका सिर्फ यही होना चाहिए। और दूसरी चीज, जब भी आप वीडियोस को देख लेंगे एक बार घर जाके एनसीईआरटी बुक को जरूर रीड करना है। क्लास 8 तक क्या होता था, एनसीईआरटी को समझना बहुत आसान था क्योंकि टॉपिक वाइज हर वर्ड की प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन क्लास 8 तक एनसीईआरटी बुक में है। लेकिन क्लास 9th ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी बुक आपको एक स्टोरी के फॉर्म में मिलेगी जिसकी हर एक लाइन को कैच करना और हर एक लाइन को याद रखना इज डिफिकल्ट। इसलिए आई एम हियर टू मेक दिस टास्क इजीएस्ट फॉर यू। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना इतना आसान भी हो सकता है क्या। हम हर टॉपिक को तोड़ के पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप घर जाके अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो आप बोलोगे यार मैम ने तो ये भी पढ़ाया था, मुझे तो ये भी आता है। तब जाके आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर से कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेल, सबसे पहले आप सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक बिल्डिंग छोटे छोटे ब्लॉक से बनती है वैसे ही सेल्स भी हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स बनकर, आवर बॉडी इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। तो हम सेल्स को हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे एक छोटा सा पैराग्राफ मेंशन्ड है अबाउट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मैं आपको जल्दी से वो स्टोरी समझा देती हूँ, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसको एक दिन भैया शौक चढ़ा कि मैं एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन करूंगा। उसने उठाया अपना माइक्रोस्कोप, उसके पास कोई खास माइक्रोस्कोप नहीं था, बहुत ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। उसने उठाया अपना माइक्रोस्कोप, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। उसने क्या किया, उसने उस कॉर्क को ऑब्जर्व किया। उसको क्या दिखा, उसको दिख गया भैया हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कोम्ब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता भी बोलते हैं। और उसमें आपने देखा होगा जैसे कि पिक्चर में भी छोटे छोटे आपको बॉक्सेस, कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यही रॉबर्ट हुक को भी दिखाई दिया। उसने क्या किया, उसने लगाया अपना दिमाग, वो पहुंच गया भैया लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन लैंग्वेज में लिटिल रूम्स को हम सेल्स भी कहते हैं। इसी चीज को ध्यान रख के उसने उस हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर को बोल दिया आज से हम इन्हें बोलेंगे सेल्स। तभी से भैया पूरी दुनिया को मिल गया सेल का कॉन्सेप्ट। ये डिस्कवरी उसने करी थी इन द ईयर 1665। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि जो कॉक सेल्स रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे दे वर डेड सेल्स। रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स डिस्कवर नहीं किए थे। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेल के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये लाइन सेल के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में अभी तक ये लाइन है।
दूसरी चीज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्राणी सांस ले रहे हैं, चल सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कुछ सिंगल सेल्ड होते हैं, कुछ थोड़े से सेल से बने होते हैं, कुछ ह्यूमंस मल्टी सेलुलर होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, लेकिन सेल इज द बेसिक यूनिट जिसी से ही कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ते तो हैं सेल के बारे में, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसको कहते क्या है? स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ये एक टर्म है जो सेल की स्टडी को दिया गया है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल इन द ईयर 1665 इन अ डेड कॉक सेल। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो कॉक सेल्स थे वो डेड थे, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स डिस्कवर किए इन द ईयर 1665। A.V. ल्यूवेनहॉक gave the first living cell। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने तो भैया दुनिया को सेल दे दिए, लेकिन A.V. ल्यूवेनहॉक को उसको क्या हुआ, उसने सोचा कि भाई मैं जाकर एक स्टेप आगे करता हूं, मैं देता हूं दुनिया को फर्स्ट लिविंग सेल। उसने दे दिया दुनिया को फर्स्ट लिविंग सेल इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर इन द ईयर 1674। ये डिफरेंस याद रखना जरूरी है। रॉबर्ट हुक ने अगर आपसे कोई पूछता है हु डिस्कवर्ड सेल, तो हम रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, सॉरी द फर्स्ट लिविंग सेल, वो किया था भैया हमारे A.V. ल्यूवेनहॉक ने। तो ये दोनों नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं इस चैप्टर में। जब आप क्लास 9 की एनसीईआरटी देखोगे तो आप ये देखोगे कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग में या एंड में या इन बिटवीन बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, उनकी डिस्कवरीज हैं, उनके कंट्रीब्यूशन टुवर्ड साइंस हैं, किस ईयर में उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, यही सारी चीजें एग्जाम से एक दिन पहले तंग करती हैं। जब आपको पन्ने पलट पलट के हर एक चीज देखनी पड़ती है, जब आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में, रिटन फॉर्म में ये सब कुछ नहीं होता है, तो आप स्ट्रगल करते हो एग्जाम से पहले। और यही छोटी से छोटी चीज आपको 99 से 100 तक भी ले जा सकती है। तो मैंने क्या किया है, आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट सेल से रिलेटेड इस चैप्टर में, और हर चैप्टर में मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, सो दैट आपके पास एक गो शॉर्ट लिस्ट हो एग्जाम से एक दिन पहले इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। क्योंकि मोस्ट कॉमनली 1 मार्कर्स या MCQs इन्हीं सब चीजों में से आते हैं, साइंटिस्ट के नाम, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका ईयर। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उसने दिया था दुनिया का फर्स्ट सेल इन द ईयर 1665। फिर आए भैया हमारे A.V. ल्यूवेनहॉक, उसने दे दिया दुनिया का फर्स्ट लिविंग सेल इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर। चलो सेल तो डिस्कवर हो गया। अब सेल डिस्कवर हो गया तो और भी लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ डिस्कवर करें, हमारा नाम भी शायद दुनिया को याद रह जाए। देन केम अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के पास थोड़ा सा इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप था। उसने सेल को स्टडी किया कि सेल के अंदर क्या है। उसने देखा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, और उसने ही कॉइंड द टर्म न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने दुनिया को टर्म दे दिया न्यूक्लियस। देन केम परकिंजे। परकिंजे ने बोला तुमने न्यूक्लियस दे दिया है, हम एक चीज और देंगे। ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। परकिंजे गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जितना भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है एक सेल के अंदर, वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बना के हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, आयंस होता है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने बहुत जरूरी है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल in the year 1665. A.V. ल्यूवेनहॉक gave the first living cell. Robert Brown coined the term nucleus. Purkinje coined the term protoplasm. चलो भैया, सेल मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया, प्रोटोप्लाज्म, सब कुछ हो गया। सेल पता लग गया दुनिया को कि हाँ भाई हमारी बॉडी सेल से बनती है। दो साइंटिस्ट क्लिडन और श्वान, उन्होंने सोचा कि सेल का हमारी बॉडी में क्या काम है। सेल की एक थ्योरी ही दे देते हैं दुनिया को, जिससे दुनिया को पता चल जाए कि हमारी बॉडी में सेल का क्या काम है, सेल कैसे बनते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लिडन एंड स्वान आए,
उन्होंने दे दी दुनिया को 3 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है स्टेट द सेल थ्योरी, तो ये 3 पोस्टुलेट्स याद रखना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ स्क्लिडन एंड स्वॉन्स थ्योरी, या फिर व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अभी बताया था जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लिविंग है, तो वो सारे के सारे किससे बनेंगे? सेल। सेकेंड जो पोस्टुलेट इन्होंने दिया, दैट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक बिल्डिंग का बेसिक यूनिट, नींव बिल्डिंग की एक ब्लॉक से होती है, छोटे से ब्लॉक से, वैसे ही हमारी बॉडी की या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की नींव किससे है? सेल से। सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, उसके बाद तो टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन्स सेल से ही बनते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो पहले से बने हुए सेल्स से ही अराइज करते हैं। सेल्स डिवाइड करते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं, फिर वो सेल्स डिवाइड करते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं। तो ये 3 पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी के। नंबर 1, all living organisms are composed of cells. Number 2, cell is the basic unit of life. Number 3, all cells arise from pre-existing cells. एक चीज और, वायरसेस। उन्हें ये तो पता था कि वायरसेस क्या होते हैं, लेकिन उस टाइम में वायरसेस के बारे में इतनी स्टडी नहीं हो पाई थी। उन्होंने देखा कि वायरसेस तो बड़े अजीब से स्ट्रक्चर है, ना ही तो ये सेल्स में बैठते हैं, ठीक है, ना ये बैक्टीरिया में बैठते हैं, ये है क्या। उन्होंने सेल थ्योरी के नीचे एक लाइन लिख दी, वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। क्यों, कैसे, उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने आगे वाली जनरेशन के लिए छोड़ दिया, भैया आगे आना, वायरसेस के बारे में डिस्कवर कर लेना। लेकिन हम तुम्हें बस इतना बता रहे हैं कि वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है, उनका डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है, रेप्लिकेशन है, वो हमारी सेल थ्योरी के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। आगे तुम अपने आप वायरसेस को संभालो। तो वायरसेस आर एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। एक चीज और, वर्को, साइंटिस्ट का नाम था वर्को, VIRCHOW, हु एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी। ये क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है कि हु एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी, वर्को, हु गेव द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, स्क्लिडन एंड स्वॉन। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ने से पहले आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी दे रखी है, अनियन पील एक्टिविटी। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने एक्टिविटी अपनी बायोलॉजी लैब्स में करी होगी। यूजुअली क्लास 9th ऑनवर्ड्स डायरेक्ट एग्जाम में एक्टिविटीज नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन एग्जामिनर हमारे दिमाग के साथ खेलता है, हमें उसके दिमाग के साथ खेलना है। दैट मीन्स हमें क्लास 9th ऑनवर्ड्स कोई भी लाइन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डायग्राम क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का नहीं छोड़ना है। तो फटाफट देख लेते हैं अनियन पील एक्टिविटी क्या है। बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, आपको बस ये देखना है कि टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील की जो हम स्लाइड बनाते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखते हैं। अनियन आपको पता है प्लांट है, तो ऑफकोर्स हमें प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स ही दिखाई देंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, आपको एक अनियन लेना है, उसकी पील को उतारना है, उसको छील देना है, नीडल से उसकी पील अलग कर देंगे। जो छिलका होता है ना अनियन का, वो आपको अलग कर देना। आपको एक वॉच ग्लास लेना है जिसमें आपको सैफ्रोनिन डालना है। सैफ्रोनिन स्टेनिंग सोल्यूशन है हमारी इस एक्टिविटी का, याद रखना, स्टेनिंग सोल्यूशन है सैफ्रोनिन। आपको 2 से 3 मिनट के लिए वो अनियन पील सैफ्रोनिन सोल्यूशन में छोड़ देनी है। अब क्या करना है, आपको एक और कंटेनर लेना है, उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर डालना है और वो सैफ्रोनिन वाला अनियन पील इस डिस्टिल्ड वाटर में डालना है टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्टेन। अगर अनियन पील ने ज्यादा स्टेन ले लिया है, उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। यहां तक तो हमारी अनियन पील की हो गई स्टेनिंग। अब क्या करेंगे, टेक अ क्लीन ड्राई ग्लास स्लाइड, उस पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे, अनियन पील को उठाकर विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश उसमें रखेंगे। ध्यान रखना कोई फोल्ड या कोई कर्व्स नहीं होने चाहिए उस अनियन पील में। कवर स्लिप लगाएंगे और उसको हम ये ध्यान रखना है कि कवर स्लिप के नीचे कोई बबल्स ना हो। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा, सबसे पहले तो प्लांट सेल है, सेल वॉल तो दिखेगी ही दिखेगी, वैक्यूल्स दिखेंगे, बहुत अच्छा क्लियर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाएगा और थोड़ा सा लाइट फेंट साइटोप्लाज्म देखने को भी मिल जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या दिखता है अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल वॉल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली प्लांट सेल।
फिर हमें दिखेंगे वैक्यूल्स, अच्छे खासे बड़े बड़े वैक्यूल्स, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट, एकदम क्लियर न्यूक्लियस दिखाई देगा, और हमें साइटोप्लाज्म भी दिखाई देगा वेरी फेंट। कभी कभी ये एक्टिविटी नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये डायग्राम बनाने को पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द माइक्रोस्कोप फॉर एन अनियन पील, तो आप यही सेम डायग्राम बनाकर आ सकते हैं। मेक श्योर, दोबारा बोल रही हूँ, एनसीईआरटी का कोई डायग्राम कुछ नहीं छोड़ेंगे, मैं सब कुछ यहाँ पे कवर कराऊंगी जितना रिक्वायर्ड है, जितना रिक्वायर्ड है। सी, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको इतना समझा देते हैं, इतना समझा देते हैं कि आप एट द एंड ऑफ द डे कंफ्यूज हो जाते हो। हम एमबीबीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे क्लास 9 के टर्म जो मिडिल टर्म सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं, जो टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं, उन पे फोकस करना है। हाईएस्ट मार्क्स हमें उसमें से स्कोर करने हैं। तो जो जो मैं कवर कराऊंगी दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद आपको कोई भी रेफरेंस बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। और मैं हर टॉपिक के एंड में अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ, नोट्स सब प्रोवाइड करा दूंगी। आई विल बी मेंशनिंग माय टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम पर देख लेना। और हर चैप्टर के एंड में 5 सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट होंगी, वो भी मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम को डेली चेक करना मत भूलना। हर सेल मिल गया, सेल थ्योरी मिल गई, न्यूक्लियस मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन सेल्स, अब हमें ये तो पता है कि भैया साइंटिस्ट कभी भी एक डिस्कवरी पे तो शांत बैठते नहीं है। सेल मिला है तो उसको कैटेगराइज भी करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो पॉइंट्स लिख के आओगे विद द एग्जाम्पल्स, फुल 3 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं फटाफट प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। वेरी माइन्यूट इन साइज। भाई सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ ना भगवान ने बड़ी नाइंसाफी करी है। इनको कुछ भी दिया ही नहीं है, चाहे वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो, सेल में ऑर्गेनेलीज हो, कुछ भी नहीं दिया है इनको। बड़ी नाइंसाफी हुई है इनके साथ। इनका जो साइज है वो यूकैरियोटिक के मुकाबले, इन कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोट्स, बहुत ही छोटा है, बहुत ही माइन्यूट है। न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेचारा न्यूक्लियस है, उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। ऑलवेज यूनिसेल्युलर। ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी है, याद रखने वाला है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सिंगल सेल्ड ही हो सकते हैं। देयर इज नो प्रोकैरियोट इन द इंटायर वर्ल्ड जो मल्टी सेल्यूलर होता है। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्यूलर। हाँ, यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स आर ओनली यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। ह्यूमन की तरह नहीं है, क्रोमोसोम X भी है, Y भी है, 11 भी है, 12 भी नहीं, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम, एक ही सेल है बेचारा। कितना भार उस पर डालेंगे हम, तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन इज बाय सेल डिविजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, सेल डिवीजन में जो एग्जांपल्स दिए हैं, फिजन और बडिंग, इसका मतलब ये होता है एक ही सेल है बेचारा, वो कितने फंक्शंस करेगा। तो भगवान ने इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल बना दिया है कि आप भाई डिवाइड करोगे, एक सेल 2 में डिवाइड करेगा, 2 4 में डिवाइड करेंगे। बडिंग, फिशिंग आपको पता है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। बात ही खत्म, कुछ नहीं है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज सेल में होते हैं, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। बड़ी नाइंसाफी है इनके साथ। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। इन द एंटायर वर्ल्ड, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स हैं और कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट नहीं है। ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब फटाफट देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स को भगवान ने बड़े ही प्यार से बनाए हैं, बहुत ही शिद्दत से बनाए हैं। जितनी भी लग्जरीज भगवान ने प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं दी हैं, वो सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स में भर भर के दी हैं। लेट्स सी,
फेयरली लार्ज इन साइज, इनका जो साइज होता है वो प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को बड़े प्यार से कवर के बीच में रखा है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। थर्ड पॉइंट, इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी मल्टीसेलुलर, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यूकैरियोट्स सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं ले और मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे मेड अप ऑफ मिलियन सेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, एक क्रोमोसोम नहीं होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन, सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस या फिर माइटोसिस, इसमें एक सेल नहीं होता है, मल्टी सेलुलर की बात कर रही हूं मैं। माइटोसिस और मियोसिस से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, जितने भी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, सारे के सारे भगवान ने यूकैरियोट्स को दिए। तो यूकैरियोट्स हम कह सकते हैं कि भगवान के फेवरेट हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। अब ये मैंने बताया था कि जो यूकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में भी डिफरेंसेस देख लेते हैं। डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो इनके डिफरेंसेस समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। सिंगल सेल है, एक ही सेल है बेचारा, तो भगवान क्या ही इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। All the functions are performed by one single cell, एक ही सेल है बेचारा, जितने भी फंक्शंस उसको परफॉर्म करने हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, मूविंग हो, लोकोमोशन हो, जितने भी हो, वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट, डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं होती है। क्योंकि एक ही सेल है, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए होती है बॉडी में, सो दैट अपने अपने सेल्स अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सके। लेकिन जब एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा तो डिवीजन ऑफ लेबर की कोई जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन में जो सेम सिंगल सेल हमारी उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है, वही रिप्रोडक्शन करता है बाय डिवाइडिंग। एक सेल डिवाइड करेगा, 2 बन जाएगा, फिर 4 बन जाएंगे, लेकिन उसी एक सेल से ही रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द सेम सिंगल सेल, एक ही बॉडी में एक ही सेल है बेचारा, तो उसी को ही रिप्रोडक्शन भी करनी पड़ती है। लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, इनका लाइफ स्पैन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटा होता है, इट्स वेरी शॉर्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मैंने यहाँ क्यों रखा है, मैं तो बोल रही हूँ कि यूकैरियोट्स हो सकते हैं यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। इसका रीजन ये है कि प्रोकैरियोट्स होते तो यूनिसेलुलर ही हैं, सिंगल सेल्ड ही होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम बैक्टीरिया को भी रख सकते हैं, तो एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। अब देख लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वी ह्यूमंस, हमें देख लो, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, और इसीलिए जो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारी अनाटमी है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस, हर सेल को पता है अपना फंक्शन, एंड हर सेल, ऐसा नहीं है कि एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, नहीं, एवरी सेल परफॉर्म्स इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट, जब हर सेल का अलग फंक्शन होगा तो ऑफ कोर्स डिवीजन ऑफ लेबर हैज टू बी प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है इन्वॉल्विंग जर्म सेल्स। जर्म सेल्स को हम गैमीट्स या फिर सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इन फीमेल्स वी हैव द ओवम एंड इन मेल्स वी हैव द स्पर्म, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का एक ही सेल नहीं होता है, 2 स्पेसिफिक जर्म सेल्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, बहुत लंबा लाइफ स्पैन होता है। एग्जाम्पल्स ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगाई, टाइगर, लायन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये टेबल डायरेक्ट एज इट इज 3 मार्क का क्वेश्चन में लिख के आना, यू विल गेट फुल 3 मार्क्स। ये पॉइंट्स ध्यान से याद रखने हैं। ये डायग्राम
ये आपके एनसीईआरटी बुक का एज इट इज डायग्राम दिया हुआ है आपको। ये डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि अगर हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं तो उन सेल्स की डिफरेंट शेप्स भी हैं, हर सेल की अपनी अलग शेप है। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो स्मूथ मसल सेल्स हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक में फटाफट से लिख लो इन सेल्स के ऊपर कि इनकी शेप क्या है। जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनकी शेप है स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड। जो आरबीसी हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनकी शेप को हम बोलते हैं डिस्कॉइडल। दिख रहे हैं ये आपको सर्कुलर शेप के, लेकिन जो इनका टर्म यूज करते हैं वो है डिस्कॉइडल। नेक्स्ट आपको दिख रहा है नर्व सेल, लंबा है तो इनकी शेप होती है एलोंगेटेड, एलोंगेटेड। ओवम यू नो इट्स अ फीमेल गैमीट, स्पर्म इज द मेल गैमीट। बोन सेल्स हमारी बॉडी की बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हाँ, समटाइम्स अगर बहुत ही सरफेरा कोई एग्जामिनर आ गया, दे कैन आस्क यू इन एमसीक्यू कि इन जो सेल्स की शेप कौन सी है, या फिर विच सेल इन आर बॉडी स्पिंडल शेप या डिस्कॉइडल शेप, तो वैसे पूछ सकते हैं। तो इनकी शेप्स अपने एनसीईआरटी बुक के ऊपर ही लिख लो। सेल साइज, ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है जो यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं इसको कवर करना। ये अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वी कैन नेवर स्टडी बायोलॉजी सुपरफिशियली। हम बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो हमें सुपरफिशियली नहीं पढ़ सकते। हमें ईच एंड एवरी लाइन को समझना है और उसको याद रखना है, जो कि इन पीडीएफ्स, इन नोट्स की फॉर्म में ही हम याद रख सकते हैं। हमारी बॉडी में कौन सा लॉन्गेस्ट सेल है, कौन सा लार्जेस्ट सेल, कौन सा स्मॉलेस्ट सेल, सेल पढ़ रहे हैं तो ये चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो फटाफट से देख लेते हैं। यही एक एनसीईआरटी का ड्रॉबैक है कि सब कुछ एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है। ये पॉइंट्स पे आपको कहीं ना कहीं लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे कोप अप कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास ऐसे रेडी नोट्स होंगे बिफोर योर एग्जाम्स तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा थ्रू योर एनसीईआरटी पेजेस। तो फटाफट से देख लेते हैं। जो सेल साइज हमारी टिपिकल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल साइज होता है दैट इज 2 to 10 माइक्रॉन्स, 2 to 10 माइक्रॉन्स। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है भैया? लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच के एग का। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है। माइकोप्लाज्मा इज अ काइंड ऑफ वायरस। डिटेल में नहीं पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा का होता है। तो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग का, लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल का, और स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा।